28 मई 1828 को सोमवार था। राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण न्यूरेमबर्ग शहर के 3/4 लोग सैर करने निकल गए थे। दुकानें बंद थीं, सवारियों का आना जाना बंद सा था और राहगीर भी इक्के दुक्के ही दिखाई पड़ते थे। किसी को गुमान भी न था कि आज के दिन एक ऐसी घटना घटेगी जो संपूर्ण जर्मनी के लिए वर्षों तक विवादपूर्ण रहस्य बनी रहेगी, अन्य देशों में भी उत्सुकता पैदा करेगी और हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी। उस दिन एक मोची ने सैर सपाटा करने की ठानी। सोचा था घूमना भी हो जाएगा और अगर कोई दोस्त मिल जाए तो गपशप भी हो जाएगी। बढ़िया वस्त्र पहनकर घर में ताला लगाकर वह निकल पड़ा। उस समय उसे कहाँ पता था कि वह एक रहस्य कथा का पात्र बन जाएगा। कैप्टन घर पर नहीं था, लेकिन जल्द ही लौटने वाला था। उसके नौकर ने लड़के को घर पर ही ठहरा लिया और भोजन में तरह तरह की चीजें परोसी। मगर लड़के ने सिर्फ डबल रोटी खाई, थोड़ा ठंडा पानी पिया, बियर, मांस और अन्य चीजों की ओर देखा भी नहीं। फिर वह घास के गद्दे पर सो गया। कैप्टन ने घर लौटने पर उसे सोते देखा और पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र की लिखावट जानबूझकर बिगाड़ी गई थी। लिखा था, भगवान ने 10 बच्चे देकर मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पत्रवाहक एक नमूना है जो 16 बरस तक बिना कुछ देखे सुने, बिना कुछ जाने समझे घर में पड़ा रहा। वह निपट अज्ञानी है और मुझे विश्वास है कि वह घुड़सवार दस्ते के सर्वथा उपयुक्त होगा। साथ ही एक और पत्र था, उसकी माँ की तरफ से लिखा गया। हालांकि लिखावट बिल्कुल एक थी। इस पत्र के अनुसार उस किशोर की जन्मतिथि थी 30 अप्रैल 1812। कैप्टन झुंझला उठा और उसने किशोर को झकझोरकर उठाया। कैप्टन के सवालों के जवाब में किशोर ने केवल 3 वाक्यों का उच्चारण किया। सवाल चाहे वाक्य कुछ भी हो, जवाब बस वही। ये 3 वाक्य थे, अपने पिता की तरह सैनिक बनना चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ, और घोड़े का घर। जैसे उसके कोश में बस इतने ही शब्द थे। कैप्टन ने खींचकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कई सिपाहियों ने उससे अलग अलग ढंग से सवाल किए, पर जवाब वही, अपने पिता की तरह सैनिक बनना चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ, और घोड़े का घर। पुलिस ने उस पर आवारागर्दी का आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया। वहां वह सारी रात सोता रहता और सारे दिन जमीन पर स्थिर बैठकर शून्य में एकटक देखता रहता, बस देखता ही रहता। जेलर घबरा उठा और उसका ध्यान बटाने के लिए उसे कागज पेंसिल दी। कागज पेंसिल मिलते ही किशोर जैसे जी उठा। बच्चे की तरह उसने लिखना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े अक्षरों से कागज भर गया। पूरे कागज में मात्र 3 शब्द थे, रीडर, सशस्त्र घुड़सवार कास्पर हाउजर। किशोर का नाम कास्पर हाउजर है, ऐसा मान लिया गया। लेकिन इस नाम से बुलाने पर वह कोई जवाब नहीं देता था, यहाँ तक कि वह इस नाम से परिचित है ऐसा भी नहीं लगता था। पुलिस को लगा कि वह शायद किसी को किसी तरह से बनाना चाहता है, इसलिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। इसी सिलसिले में पता चला कि उसे तेज रोशनी नापसंद और अंधेरा पसंद है। वह डबल रोटी चटपट खा लेता है और ठंडा पानी पीता है, और कोई भी चीज उसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। उसने अपने जूते निकाल फेंके थे। उसके पैर नाजुक और छोटे थे, लड़कियों की तरह। वह घंटों बिना हिले डुले बैठा रहा। उसके पांव टेढ़े हो गए थे, जैसे कि बहुत कम चलने फिरने वालों के पैर टेढ़े हो जाया करते हैं। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। न तो उसके जूतों में ऐसा कोई निशान था और न उसके कपड़ों में। उसका जैकेट पुराने कोट में से काटकर बनाया गया था। उसका टोप कूड़ेदान में से उठाया गया लगता था। उसकी जेब में थी बालू को एक छोटी पुड़िया, 1-2 चिथड़े, कुछ धार्मिक पत्रिकाएं और एक माला। कास्पर हाउजर को देखने लिए न्यूरेम वासियों की कतार लग गई और वह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। शुरू में लोग एकमत थे कि वह महामूर्ख है और उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन शीघ्र ही सबको पता चल गया कि वह बहुत तेजी से नए शब्द सीख रहा है, उसकी याददाश्त गजब की है, वह किसी को एक बार अगर देख ले तो कभी भूलता नहीं। इन 2 महीनों में कास्पर हाउजर ने चलने का अभ्यास किया, जिससे उसकी चाल में सुधार हुआ तो अवश्य, लेकिन सही और सहज ढंग से चलना उसे कभी नहीं आया। और भोला तो इतना था कि मोमबत्ती की लौ को पकड़ने जाता और फिर चीख पड़ता। आईने में अपनी ही छवि देखकर आईने के पीछे किसी और की तलाश करता। कोई भी चीज अच्छी लगने पर उसके लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग करता, रा घोड़ा कहा करता। उसकी यह हरकत देखकर उसे लकड़ी का एक घोड़ा दिया गया। यह खिलौना पाकर वह इतना खुश हुआ कि न्यूरेमबर्ग वासियों ने उसे उसी तरह के आधे दर्जन और घोड़े दिए। इस किशोर का क्या किया जाए, यह न सूझने से शहर के अधिकारियों ने उसे प्रदर्शनी की वस्तु बना दिया। उसे न्यूरेमबर्ग का बालक नाम देकर शहर के एक प्रमुख विज्ञानी एवं डॉक्टर डॉमर की देखरेख में रखा गया।
लोगों की जिज्ञासा की तृप्ति के लिए यह विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई। यह किशोर कौन है और कहाँ से आया है, कहा नहीं जा सकता। न्यूरेमबर्ग आने के बाद ही इसे दुनिया देखने को मिली है। इससे पहले यह हरदम एक अंधेरी गुफा में फर्श पर घास बिछाकर बैठा रहता था। न इसने कभी कोई आवाज सुनी और न कोई तेज रोशनी देखी। यह गुफा में सोता, जगता और फिर सो जाता। जब यह सोकर उठता, उसके पास डबल रोटी और पानी से भरी सुराही रखी होती। कभी यह जगने पर पाता कि शरीर पर नई कमीज है। जो आदमी गुफा में आता था, उसका चेहरा इसे कभी देखने को नहीं मिला। खेलने के लिए इसके पास लकड़ी के 2 घोड़े और कुछ फीते थे। यह बात उसकी घ्राण शक्ति के बारे में भी थी। अंधेरे में भी वह केवल गंध के द्वारा किसी भी पशु को ढूंढ सकता था और किसी आदमी को ठीक ठीक पहचान सकता था। पत्तियों की गंध के आधार पर वह वृक्षों की पहचान कर सकता था। पकते हुए भोजन की, खासकर मांस की, महक उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। बच्चों की समझने लायक बातें भी कास्पर के दिमाग में बैठाने के लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी। जैसे कि पशुओं से मनुष्य जैसे व्यवहार की आशा नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ डबल रोटी ही नहीं अन्य चीजें भी खाई जाती हैं। फिर भी कास्पर ने तरक्की की। वह लिखना पढ़ना सीख गया, बागवानी में रस लेने लगा। लेकिन उसकी कई विचित्र आदतें गई नहीं। जो भी वस्तु उसे अच्छी लगती, उसे वह लाल कहता, और जो अच्छी न लगी उसे हरी। बहुत सी चीजें उसके लाल और हरी की सीमा में आ गईं। फिर अचानक ही वह आत्मकथा लिखने को उत्सुक हो उठा और वह लिखने में जुट भी गया। न्यूरेमबर्ग वासी बड़ी उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा करते रहे, मगर शायद कास्पर की इस घोषणा से कोई भयभीत हो उठा था। 17 अक्टूबर को कास्पर डॉक्टर डॉमर के तहखाने में अचेत पाया गया। उसके कपाल पर एक बड़ा और गहरा जख्म था। कई दिन तक वह अचेत पड़ा रहा। जब होश में आया और बातें करने के लायक हुआ, तो उसने अटकते अटकते बताया कि एक काले चेहरे वाले ने उस पर आक्रमण किया था। उसका मतलब शायद नकाबपोश से था। इस पर काफी हो हल्ला मचा और कास्पर हाउजर को ऐसी जगह रखा गया जहां पुनः हमला होने की आशंका न हो। 2 सिपाही भी वहां तैनात कर दिए गए। जून 1830 में हेरवान टचर ने अदालत में दावा करके कास्पर को अपने संरक्षण में ले लिया। दावे के आधार का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उसके 8 महीने बाद लॉर्ड स्टैनहोप नामक अंग्रेज ने उसे दत्तक के रूप में लेने के लिए अर्जी दी। महीनों की बातचीत के बाद स्टैनहोप 1831 के दिसंबर में कास्पर को अपने साथ आंसबाग ले गया और वहां उसे डॉक्टर मेयर के सुपुर्द कर दिया। कास्पर की परीक्षा के बाद डॉक्टर मेयर इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि उसकी बुद्धिमत्ता की बातें अतिशयोक्ति हैं। वास्तव में उसकी बुद्धि मात्र 8 वर्ष के बालक जैसी है। यह पता लगते ही कास्पर में स्टैनहोप की रुचि खत्म हो गई। उसने उसे वहीं रहने दिया। मानो सर्कस से भागा हुआ कोई खेल कुशल हाथी आंसबागवासियों के हाथ लग गया था। वे उसका प्रदर्शन करने लगे। लेकिन सर्कस के हाथी को थोड़े दर्शकों से संतोष कहाँ मिलता है। अत्यधिक ध्यान दिए जाने के कारण कास्पर की आदतें बिगड़ गई थीं। वह न्यूरेमबर्ग वापस जाने के लिए तड़पने लगा और उदास रहने लगा। 14 दिसंबर 1833 को तीसरे पहर वह लड़खड़ाता हुआ अपने एक पादरी मित्र के घर आया। उसने कलेजे को दाएं हाथ से जोर से दबा रखा था। घर में पहुंचते ही उसने अस्फुट स्वरों में बताया कि सार्वजनिक बाग में किसी ने उस पर छुरे से वार कर दिया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन उसने बताया कि एक अनजान आदमी उसे यह प्रलोभन देकर बाग में ले गया था कि तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताऊंगा। वहां अजनबी ने सारी बातें गुप्त रखने की शपथ कास्पर से खिलाई। फिर उसने कास्पर को एक छोटा सा बटुआ दिया और छुरे से घायल करके भाग गया। बटुए की तलाश हुई। जब वह मिल गया, उसमें कागज के एक टुकड़े पर एक अर्थहीन संदेश मिला। हस्ताक्षर की जगह MLO लिखा था। आक्रमणकारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कास्पर हाउजर की हालत बिगड़ती गई और 17 दिसंबर को उसका देहांत हो गया। सारा आंसबाग भौंचक्का रह गया और न्यूरेमबर्ग तो जैसे गूंगा हो गया। सारे जर्मनी में और आसपास के देशों में खलबली मच गई। फिर तरह तरह की बातें फैलीं। जो कास्पर के विरुद्ध थे, उन्होंने कास्पर कथा को इस युग की सबसे बड़ी ठगी कहा। समर्थकों का कहना था कि बेचारा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गया। कुछ की राय में वह बावेरिया की राजगद्दी का वारिसदार था और